लिए दी थी कि क्या दुल्हन पेट से है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसी बात का शक हुआ था कि दुल्हन के पांव भारी हैं। वैद्य जी की बात सुनकर भैरव के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक चुकी थी। यति उसकी गोद में थी और उसकी बिगड़ती हुई हालत और टूटी हुई सांसों को देखकर भैरव पहले ही हद से ज्यादा डरा हुआ था। ऐसे में वैद्य जी का ये कहना कि उन्हें इस बात का शक है कि शायद यति मां बनने वाली है, भैरव अब और भी ज्यादा घबरा गया था। इस वक्त मां और बच्चे दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा था। क्या कहा आपने? मेरी गुड़िया मां बनने वाली है? आपकी दवा से इस बात का पता चला या सिर्फ शक है? मेरी गुड़िया मां बनने वाली है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा शक था। पर अब जो हालत दुल्हन की दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जहर का असर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि ये बात खुद में ही उम्मीद देने के बाद उसे तोड़ने जैसी होगी। और अगर ये बात सच निकली तो इस दवा से उस पर क्या असर होगा? क्या आपकी दी हुई इन 3 दवाओं के असर से मेरी गुड़िया और उसके बच्चे पर कोई बुरा असर पड़ेगा? क्या ऐसे में उल्टियां होना ठीक रहेगा? लेकिन अगर वही दवा नहीं खाती है तो क्या उसके अंदर का जहर मेरे बच्चे को मार देगा? क्या सच में मेरी गुड़िया मां बनने वाली है? भैरव एक अजीब सी कश्मकश में पड़ गया था। उसकी बात सुनकर वैद्य जी भी अब भैरव को हैरानी से देख रहे थे। भैरव उस दवा को हाथ में लिए हुए एक गहरी सोच में उलझता ही चला जा रहा था, लेकिन वैद्य जी की एक बात में भैरव का सारा ध्यान वापस से खींचकर उसे एकदम से होश में ला दिया। एक बात बताओ भैरव, चलो मान लिया कि मेरा शक सही निकला, दुल्हन मां बनने वाली है, तो क्या तुम उसे ये दवा नहीं दोगे? इस दवा से उनके अंदर का जहर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, बहुत उल्टियां होंगी, शायद वो कमजोरी के कारण बेहोश भी हो जाए। और ऐसे में अगर वो मां बनने वाली हैं तो बच्चे पर भी खतरा है। शायद बच्चा ना बच पाए, लेकिन क्या तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां को खतरे में डालने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे ये दवा नहीं दोगे? इस बात का जवाब मुझे अभी चाहिए। वैद्य जी के इस सवाल को सुनते ही भैरव सिर से लेकर पांव तक बुरी तरह से कांप गया। बच्चे का जिक्र उसे एक अजीब सी कश्मकश में कैद कर रहा था। जैसे ही उसने यति की जान पर खतरे की बात सुनी, उसने अपने सारे मोह को एक किनारे छोड़कर तुरंत ही खुद को जवाब दिया, मुझे मेरी गुड़िया ही सबसे पहले चाहिए। मुझे उसके अलावा इस समय किसी चीज की चाह नहीं। जो होना होगा वो होता रहेगा। मेरी गुड़िया की जान बचाइए। अगर मैंने इस समय उसे खो दिया तो मैं अपनी पूरी दुनिया को खो दूंगा। आप कुछ भी करके सबसे पहले मेरी गुड़िया को बचाइए। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। वैद्य जी ने भैरव को वो दवाइयां देने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रुकने को कहा और फिर अपने कमरे में रखी एक अलमारी के पास से एक कपड़े की पोटली को निकालते हुए भैरव से कहने लगे, सुनो, 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा खाने पीने का सामान है। तुम दोनों की ही हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही है। ऐसे में तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन दुल्हन का इस हालत में दुनिया की नजरों में आना और भी ज्यादा खतरे की बात है। आपने ये हमारे लिए तैयार किया है, लेकिन कब? आपने ये कब किया? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी पत्नी हमेशा अपना और मेरा एक जोड़ी कपड़ा तैयार रखती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे लेकर बाहर जा सके। ये उसी के कपड़े हैं। वक्त मिलते ही तुम दोनों अपना हुलिया सुधार लेना और दुल्हन को उल्टियां होने के बाद साफ पानी पिलाना और कुछ खाने को दे देना। इस पोटली के अंदर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। भैरव ने वैद्य जी के बताने के हिसाब से एक एक करके उन जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों को यति को खिलाना शुरू किया। और जैसे ही वैद्य जी ने कहा था, दवाइयां खाने के बाद यति पर उनका असर होना शुरू हुआ। भैरव सभी से छुपते छुपाते पेड़ों के बीच में पत्तों के ढेरों को अपना आसरा बनाकर यति को गोद में लिए हुए बैठा हुआ था। ऐसे में वो उस दवा के असर से बार बार उल्टियां भी किए जा रही थी। यति की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और भैरव उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। बस बस गुड़िया, थोड़ा सा और झेल लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारा सारा जहर निकल जाएगा। भैरव ने एक और दवा को निकालते हुए यति के पैरों पर लगा दिया।
ताकि उसके पैरों का जख्म और उसके बेजान हो चुके पांव फिर से ठीक हो सके। बस थोड़ा सा और, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाओगी। मैं मर जाऊंगी अब। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। ये तो मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं गुड़िया, सब ठीक है। ये लो पानी पियो। आओ, मैं तुम्हारा मुंह धोता हूँ। यति को जितनी भी बार उल्टियां हो रही थी, भैरव उसके बालों को समेटे हुए उसकी पीठ को सहला रहा था और फिर यति को अपने सीने से लगाकर उसे थपकियां देकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। इस पर जब भी यति तेज सांसें लेती या फिर उल्टियां करती, भैरव को घबराहट होती। भैरव उसके हाथ पैरों की मालिश करता और फिर उसके सिर पर, उसकी पीठ पर थपकियां देते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता। गुड़िया, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? थोड़ा सा कुछ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी खाऊंगी तो वापस से उल्टी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पेट की सारी आंतें उलट पलट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सिर घूम रहा है भैरव। देखो, मेरी बात मानो, थोड़ा सा कुछ खा लो। बस उल्टियां ही तो होंगी, थोड़ी सी शरीर में ताकत आ जाएगी और फिर दवा तुम पर असर करे, इसके लिए शरीर के अंदर कुछ तो होना चाहिए ना। भैरव ने पोटली को जल्दी से खोला और फिर उसके अंदर से एक रोटी निकालते हुए उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने हाथ से छोटे बारीक टुकड़ों में मसलते हुए उसे यति के मुंह में रख दिया। नहीं, उगलना मत, ऐसे ही धीरे धीरे से चबाकर खाने की कोशिश करो। भले ही इसका स्वाद अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे शरीर में कुछ तो जाएगा। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है गुड़िया। कम से कम मुझ पर ही रहम खाओ और कुछ खा लो। यति अपनी धुंधली आंखों से साफ देख सकती थी कि भैरव के सीने का जख्म खुद हरा था, लेकिन भैरव को वो जख्म देने वाली लड़की की भैरव हद से